गंगा नदी तंत्र। चित्र की सहायता से हम इसे देखते हैं कि गंगा की मुख्य धारा भगीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे आकर मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बच्चों, गंगा नदी तंत्र बहुत विशाल नदी तंत्र है। इसको भी हम वर्गीकरण के द्वारा ही समझ सकते हैं। यदि हम भारत के मानचित्र में गंगा नदी तंत्र पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि इसकी सहायक नदियां दो तरफ से आकर इसमें मिलती हैं। हिमालय से आने वाली सहायक नदियां तथा प्रायद्वीपीय पठार से जाकर मिलने वाली सहायक नदियां। तो बच्चों, हम गंगा नदी तंत्र को इन्हीं दो वर्गों में विभाजित करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम हिमालय से आने वाली सहायक नदियां। हिमालय की सहायक नदियों में यमुना नदी प्रमुख नदी है, जो गंगा नदी के समानांतर उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है तथा इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। अब गंगा नदी तंत्र की बाईं तरफ की नदियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख हैं, जो नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं। बच्चों, वर्षा ऋतु में इन नदियों में बाढ़ आती है तथा काफ़ी जान माल व फसलों का नुकसान होता है, परंतु दूसरी ओर देखें तो इन नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी ने ही इस क्षेत्र को इतना उपजाऊ बना दिया है कि इसे हम भारत की रोटी की टोकरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा अनाज इन्हीं नदियों के कारण पैदा होता है। बच्चों, आइए अब हम प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली गंगा नदी की सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियां विंध्याचल पर्वत से निकलकर गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बंट जाती है। भगीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बच्चों, वितरिका से हमारा अभिप्राय उस नदी से है जो अपनी मुख्य नदी से अलग होकर बहने लगती है। यह सहायक नदी के बिल्कुल विपरीत की दशा है। सहायक नदी मुख्य नदी में जल मात्रा बढ़ाती है, जबकि वितरिका मुख्य नदी की जल मात्रा को कम करती है। तो भगीरथी हुगली के बाद मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। बच्चों, आइए हम एक बार फिर गंगा नदी को उसके उद्गम स्रोत से लेकर मुहाने तक देखते हैं। यह चित्र गंगा नदी की दो मूल शाखाओं भगीरथी और अलकनंदा का है, जो देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। यहीं से इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आज औद्योगिकरण, शहरीकरण व व्यापारिक, कृषि व धार्मिक क्रियाकलापों के चलते बाकी नदियों की तरह गंगा भी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है तथा इसे बचाने के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगा परियोजना, जो 2014 में शुरू की थी, यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, गंगा नदी को पुनर्जीवित करना है। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को चित्र में ध्यान से पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है और अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। बच्चों, जितना ढाल मंद होगा उतनी ही नदी की गति, वेग और शक्ति कम हो जाती है। यहाँ पर गंगा नदी अपने मंद ढाल के कारण ही इन आकृतियों का निर्माण करती है। आइए अब हम हिमालय के तीसरे नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर चर्चा करें। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर तिब्बत में, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हो, स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास जाकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। आइए इसके बारे में और जानें। जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। बच्चों ध्यान दें, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का यह भाग हिमालय के उत्तर दिशा में है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है। यहाँ पर केवल हिमानी का ही पानी इस नदी में पाया जाता है। ज्यों ही यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। जब यह यहाँ से होकर गुजरती है तो नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। बच्चों, गुम्फित नदी क्या होती है? हम यहाँ आपको चित्र की सहायता से बताते हैं कि जब एक नदी एक मुख्य धारा में न बहकर अत्यधिक जमाव व बड़ी मात्रा में मलबे के भार के चलते कई लघु, उथली एवं संग्रथित नदियों के जाल में बंटकर बहने लगती है तथा यहाँ पर निक्षेपण के कारण यह बड़े छोटे नदीय द्वीप बना देती है। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में इसी प्रकार से बहती है तथा नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? माजुली। यह आसाम में इतना बड़ा नदीय द्वीप है कि 2016 में इसे पूरा एक जिला घोषित कर दिया गया था। हालांकि इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर है, परंतु अपर्दन व निक्षेपण के चलते यह घटता बढ़ता रहता है। चित्र में आप इसे देख सकते हो। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है।